आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गुड मॉर्निंग। 7 जुलाई शुक्रवार, इस हफ्ते का आखिरी आज का दिन पॉडकास्ट है ये। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है। किन चौंकाने वाले नामों की होगी एंट्री और किन मंत्री जी लोगों का कट सकता है पत्ता। कुछ इनसाइड डिटेल्स के साथ सबसे पहले इसी की बात करेंगे। नेपाल में क्यों भारत को लेकर कोहराम मच गया है? भारत का नेपाली राजनीति में दखल है भी या वहां के प्रधानमंत्री के एक बयान को बेमतलब तूल दिया जा रहा है, समझेंगे। और आखिर में थोड़ी सी बात खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की मौत से जुड़े दावों की। क्यों कैनेडियन सरकार खालिस्तानियों के सामने नर्म रुख रखती हुई नजर आती है। लेकिन पहले सुनेंगे 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। शुक्रिया जमशेद। 14 जुलाई को होगी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। 23 या 24 अगस्त को चांद की सतह पर हो सकती है लैंडिंग। मोदी सरनेम केस में आज गुजरात हाई कोर्ट में फैसला। इस मामले में 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की गई थी सांसदी। महाराष्ट्र में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक। कैबिनेट विस्तार और मॉनसून सत्र को लेकर हो सकती है बातचीत। दिल्ली शराब नीति केस में बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा गिरफ्तार। ईडी ने मनीष सिसोदिया का करीबी बताया। झारखंड को छोड़कर सभी राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। केरल में 3 की मौत। दिल्ली मुंबई में तेज बारिश से ट्रैफिक जाम रहा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट बैठक। यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट पर हो सकती है चर्चा। यह है आज का दिन। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। लगता है ये मौसम महज मॉनसून का नहीं बल्कि राजनीतिक फेरबदल का भी है। केजरीवाल सरकार की कैबिनेट में पिछले दिनों फेरबदल हुआ। आतिशी को फाइनेंस और रेवेन्यू विभाग की जिम्मेदारी मिल गई। महाराष्ट्र में एनसीपी खेमे में जो हो रहा है आपको मालूम ही है। कल देर रात तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस माथापच्ची करते रहे कि एनसीपी से आए लोगों को क्या मंत्रालय दिया जाए। राजस्थान को लेकर कांग्रेस जल्द ही कुछ ऐलान करेगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। बीजेपी ने उधर झारखंड, तेलंगाना जैसे राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदलकर पहले ही गहमा गहमी मचा रखी थी। अब चर्चाएं हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में भी बहुत ही जल्द फेरबदल संभव है। गौर करना यह भी जरूरी है कि इसी साल के आखिर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और राजनीतिक गतिविधियों की नजर से देखें तो लोकसभा चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में सवाल है कि कब तक इस मंत्रिमंडल विस्तार के आसार हैं। अगर प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी बीजेपी इस दिशा में बढ़ रही है तो उसके पीछे की सोच क्या है? बैड परफॉर्मेंस किसी मिनिस्ट्री की या भविष्य की कुछ तैयारियां? पूछा हमने इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हिमांशु शेखर से। देखिए, ये कैबिनेट एक्सपेंशन तो होने ही वाला है। संभवतः आने वाले रविवार को या सोमवार को ये हो जाए। तो इसमें अब कोई डाउट नहीं है कि एक्सपेंशन होना है या नहीं होना है। मतलब ये तो बिल्कुल तय लग रहा है कि होना है। उसके लिए कंसल्टेशन का दौर भी करीब करीब पूरा हो गया है। तो एक्सपेंशन तो होना है। लेकिन जब एक्सपेंशन आपने जब ये बात कही कि ये किन बातों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, तो इसका जब आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे इस बार के एक्सपेंशन का, तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर है कि अब लोकसभा चुनाव से करीब 9 महीने की दूरी पर सरकार खड़ी है। तो बिल्कुल इसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर है कि पॉलिटिकल कंपल्सन्स की वजह से ये एक्सपेंशन हो रहा है। जबकि कोई सरकार जब बनती है तो उस समय जब मंत्रिमंडल का गठन होता है या बीच में जब 1-2 साल के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, कोई फेरबदल होती है, तो उसमें प्रायोरिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कि ऐसे नेताओं को लाया जाए जो रिप्रेजेंटेशन तो दिखे ही जिनमें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस का भी बड़ा रोल होता है। लेकिन जब बिल्कुल एकदम चुनाव सर पे है तो ऐसे में जिनको मंत्री बनाया जाएगा तो उसमें कॉन्टेक्स्ट है पॉलिटिकल कंपल्सन का, इलेक्टोरल कंपल्सन का। तो इसलिए आप देखेंगे कि जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है या जिन राज्यों का, जिन वर्गों का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा कम है या जहां उनको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ाकर या जिन नेताओं को कैबिनेट में लाकर, मंत्रिपरिषद में लाकर वोट बेस
बढ़ाया जा सकता है, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो एक तो वजह ये हो गई। दूसरी वजह क्या है कि चूंकि अब सरकार को चुनाव में जाना है और चुनाव पार्टी लड़ती है, तो पार्टी का आप देखेंगे कि कई प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, पार्टी में भी रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सरकार में हैं, जो जिन्होंने पिछले सरकार में आने से पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी काम किया था, तो कुछ ऐसे लोगों को वापस ऑर्गेनाइजेशन में भेजे जाने की चर्चा है। अच्छा, जिन कुछ नामों की चर्चा है यहाँ वहाँ, थोड़ा उनके बारे में भी बताएं। साथ ही कुछ लास्ट मिनट सरप्राइज भी हम इस कड़ी में देखेंगे क्या? देखिए, ये कड़ी में हमने सबसे पहले देखा कि किशन रेड्डी को, जो कि पर्यटन मंत्री थे और संस्कृति मंत्री थे, उनको तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो कुछ नाम ऐसे हैं जो कि सरकार से वापस संगठन में जा सकते हैं। इनमें एक नाम भूपेंद्र यादव का है। भूपेंद्र यादव बहुत सफल महासचिव रहे हैं, तो उनके बारे में चर्चा है कि उनको वापस महासचिव बनाकर पार्टी में भेजा जाए। दूसरा नाम बहुत तेजी से चल रहा है मनसुख मांडविया का, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी, और जिनके बारे में चर्चा है कि गुजरात के का प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया जा सकता है। हालांकि मेरी जो सूचना है उसमें गुजरात के ही दूसरे मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं, जिनको गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वहीं गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके मंत्री परिषद में आने की चर्चा बहुत तेज है कि CR पाटिल मंत्री बन सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो कुछ जो विवादित चेहरे हैं, ये तीसरी वजह है इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार की, कि जो कुछ विवादित नाम है, जैसे अजय मिश्रा टेनी का नाम उत्तर प्रदेश से है, मंत्री हैं वो, तो उनका काफी विवादों से नाता रहा है उनका, तो उनको ड्रॉप किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ नामों को ड्रॉप किया जा सकता है और कुछ नए लोगों को लाया जा सकता है, जिनसे कि उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े। जैसे कुछ नए पार्टनर हैं, कुछ नए एलाइज जुड़े हैं बीजेपी के साथ लास्ट एक्सपेंशन के बाद से। आखिरी एक्सपेंशन हुआ था 7 जुलाई 2021, मतलब अभी से करीब 2 साल पहले। तो उसके बाद जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र में शिवसेना का शिंदे ग्रुप जो है वो पार्टी के साथ आया है, बीजेपी के साथ आया है। अभी हाल ही में NCP में अजित पवार का गुट बीजेपी के साथ आया है, तो इनको रिप्रेजेंटेशन देने की भी बात चल रही है। जैसे NCP से प्रफुल्ल पटेल का नाम चल रहा है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाए जाएंगे। इसी तरह से जब आप देखेंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस तो भी मंत्री हैं, लेकिन बीजेपी को ये महसूस हो गया है कि बिहार में अगर उसको रामविलास पासवान को या LJP का जो वोट बैंक था उसको अपने साथ बनाए रखना है, तो चिराग पासवान को मंत्री बनाना होगा। तो चिराग पासवान का नाम चल रहा है कि उनको लाया जा सकता है। एक सरप्राइजिंग नाम बिहार से हो सकता है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। मेरी कुछ लोगों से बात चल रही थी, तो ये बता रहे थे कि दलित चेहरे के तौर पे उनको लाने की भी कोशिश हो सकती है। ये सरप्राइज हो सकता है। जीतन राम मांझी का नाम कहीं नहीं चल रहा है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर उनको मंत्री बना के लाया जा सकता है तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। अब तो ये इस तरह की चीजें चल रही हैं कि इन नामों को लेकर के चर्चा है कि इनको लाया जा सकता है, और जो कुछ नाम मैंने बताए उनको हटाने को लेकर के भी चर्चा है। कुछ और ऐसे नाम हो सकते हैं कि जो अभी चर्चा में नहीं है, लेकिन जो मोदी का स्टाइल रहा है काम करने का, तो उसमें कुछ बहुत सारे ऐसे, मतलब कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं जो कि चर्चा में बिल्कुल नहीं है, उनको ड्रॉप किया जाए, और कुछ नए नाम ऐसे हो सकते हैं जिनको लाया जाए। ये थे इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हिमांशु शेखर। अब चलते हैं काठमांडू यानी नेपाल। यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नहीं बल्कि सरकार बनाने को लेकर बवाल हो गया है, और इसका एक सिरा नई दिल्ली से भी जुड़ता है। हुआ यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं फिलहाल पुष्प कमल दाहाल प्रचंड। एक किताब के विमोचन के दौरान प्रचंड साहब ने कह दिया कि सरदार प्रीतम सिंह नाम के भारतीय बिजनेसमैन ने एक बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए कई बार दिल्ली का दौरा किया था और काठमांडू के नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत की थी। विपक्ष ने इस बयान को हाथों हाथ वहीं पर लपक लिया। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि हमें दिल्ली की ओर से नियुक्त प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, प्रचंड को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष के अलावा सत्ताधारी पार्टी नेपाली कांग्रेस के भी कुछ एक सांसदों ने प्रचंड के बयान की आलोचना की है। वहीं प्रचंड का कहना है कि उनके मुंह में विपक्ष अपने शब्द डाल रहा है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। तो कौन है ये सरदार प्रीतम सिंह जिन्होंने नेपाल की राजनीति में खलबली मचा दी है, और क्या इससे वहां पर भारत विरोधी माहौल बनेगा? ये पूछा मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अमिताभ सिंह से। देखिए, प्रीतम सिंह जी भारतीय मूल के एक व्यापारी हैं, जिनका वहाँ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और काफी विस्तृत है, और काफी दिनों से नेपाल में वो ट्रांसपोर्ट का व्यापार कर रहे हैं। भारतीय मूल के हैं और भारतीय नागरिक भी हैं, और इसके पहले उनको भारत के लोग तो बिल्कुल नहीं जानते थे, या भारत की में किसी मीडिया में उनकी चर्चा नहीं थी। और इस तरह के ऐसे कई और व्यापारी हैं जो भारतीय मूल के हैं, जो भारतीय हैं, जो वहां व्यापार करते हैं। लेकिन चूंकि अभी
प्रचंड जी ने इनका मेंशन किया कि उन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाने में मदद की, तो इसके चलते उनका नाम आया है। और ये व्यापारी जो हैं, उनका बेटा अब नेपाली सिटीजन हुआ है, लेकिन वो नेपाल में काफी पुराने बाशिंदे हैं और वहीं रहते भी हैं। इस तरह की कई सारे लोग हैं जो अपनी साख और रसूख रखते हैं नेपाल में और नेपाली लोगों के प्रति, और आज से नहीं कई दिनों से। लेकिन भारत में उसकी चर्चा नहीं होती है। नेपाल एक छोटा सा राज्य है जिसमें एंटी इंडियन फीलिंग, खास करके जब से वाम मोर्चा या वाम पार्टियां, वामपंथी दल वहां सत्ता में आए हैं, तब से एंटी इंडिया फीलिंग काफी बढ़ गई है। और हम सब जानते हैं भारत और नेपाल में वैसे कोई दिल की दूरी नहीं है, हम सांस्कृतिक दूरी नहीं है, हम सब एक ही हैं, एक ही मूल के लोग हैं। लेकिन कई बार ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है नेपालियों के लिए। और नेपाल के जितने भी आज के राजनेता हैं, खासकर केपी शर्मा ओली, जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किया है और लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया है, वो एंटी इंडिया फीलिंग को एनकैश करते हैं अपने वोटरों के लिए, अपने वोट पाने के लिए। तो जाहिर है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। बल्कि भारत का तो ये कंप्लेन होना चाहिए कि वामपंथी दल जितने हैं वहां के, वो चाइना से मदद लेते हैं। और इसका कई स्पष्ट उल्लेख भी मिला है। कई बार चाइनीज एम्बेसडर जो नेपाल में हैं, उनके साथ वाम दलों की, प्रचंड की, केपी शर्मा ओली की, जो नेशनल रिकंसिलिएशन की बात हो रही थी, तब ऐसा हुआ था। तो लेकिन एंटी इंडिया फीलिंग को भड़काने के लिए, उसको उकसाने के लिए और उसे वोट में परिवर्तित करने के लिए ये सारी राजनीति होती रहती है। इसके पहले भी हुआ है और ये कोई नई घटना नहीं है। जी, अमिताभ जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी मैं चाहता हूं इस पर कि भारत क्या इतना इन्फ्लुएंस वहां वाकई रखता है जैसा कि दावा किया जा रहा है? देखिए, भारत और नेपाल के रिश्ते अगर आप देखें तो ऐसे नहीं है जितना एक संप्रभु संपन्न राज्य भारत और संप्रभु संपन्न राज्य नेपाल है। हमारा इनके साथ व्यापार होता है, हमारे करेंसी इनके यहाँ एक्सेप्ट की जाती हैं, जो किसी भी सोवरेन स्टेट में नहीं किया जाता है। हम बिना पासपोर्ट या बिना वीजा के एक दूसरे के राज्य जा सकते हैं। नेपाली मूल के नागरिक भारत में नौकरी कर सकते हैं आईएएस के अलावा, और सब पदों पर वो आसीन हो सकते हैं। तो ये टिपिकल एक इंटर स्टेट रिलेशन नहीं है जो हम राजनीति शास्त्र में जानते हैं। ये एक अपवाद है। लेकिन उस अपवाद को नहीं ध्यान देते हुए लोग उस पर उसके एंटी इंडिया फीलिंग्स को करते हैं। और ये एंटी इंडिया फीलिंग अब ज्यादा प्रबल हो गई है जब से वहां पर गणतंत्र हुआ है, रिपब्लिक हुआ है जब से नेपाल। उसके पहले भी थी, लेकिन वो म्यूटेड था। जैसे जितने भी नेपाली कांग्रेस जो है, उसके जितने भी आप नेता को देखें, गणमान्य लोगों को देखें, कोइराला परिवार पूरी तरह से या तो भारत में पढ़ा है या भारतीयों से उनके संबंध है। इनफैक्ट जो पूर्ववर्ती शाही परिवार था, उनका भी भारत से रिश्ता था। उनकी पत्नी जो थी क्वीन ऐश्वर्या, क्वीन बीरेंद्र की लास्ट वाइफ, उनकी भी शादी हिंदुस्तान में हुई थी। तो ये एक फैमिली रिश्ता है और कल्चरल रिलेशन है। उसको पॉलिटिकली एनकैश जब चाहा, उसके बाद लोकतंत्र जब एस्टेब्लिश हुआ, जब वहां गणराज्य बना, रिपब्लिक बना, तब वहां इसका मिसयूज भी होने लगा। तो जाहिर है, और प्रचंड भी इसको पहले मिसयूज कर चुके थे। अब वो सॉफ्ट हुए हैं, थोड़ा कम रेडिकल हुए हैं, लेकिन सबने किया है। जिस तरह से जिसको फायदा हुआ वो उसका उपयोग किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक रेडियो से बात करने के लिए प्रोफेसर अमिताभ सिंह। काठमांडू हुआ दिल्ली भया, अब चलिए दूर देश अमेरिका। बुधवार को सोशल मीडिया पर लिखा जाने लगा कि अमेरिका में एक कार और ट्रक के बीच टक्कर हुई है और इसमें खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की मौत हो गई है। चूंकि पिछले कुछ महीनों में अलग अलग देशों में 3 रसूखदार खालिस्तानी नेताओं की संदिग्ध मौत हुई है, तो बहुत से लोगों ने पन्नू की मौत की खबर पर भी एतबार कर लिया। लेकिन कल तस्वीर साफ हो गई कि ये बात सही नहीं है। पन्नू अब भी जिंदा है। पन्नू ने एक हिंदी अखबार से बातचीत की है और उनके साथ 2 मिनट 19 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया है। कहा जा रहा है कि ये 5 जुलाई को यूएन हेडक्वार्टर के बाहर रिकॉर्ड किया गया। इसमें पन्नू भारत विरोधी बातें भी कह रहा है। सवाल है कि पन्नू को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? भारत सरकार इससे कैसे डील कर रहा है? और ये पूछा मैंने इंडिया टुडे टीवी के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर गौरव सावंत से।
ये सभी कहने को तो सशक्त प्रजातंत्र है, लेकिन यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोग भारत विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। और भारत की अपेक्षा इन देशों की सरकारों से है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश आप सैन फ्रांसिस्को में देखिए, 2 बार भारत के वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ठोस कार्रवाई खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ। वैसे ही पन्नू के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। कनाडा में एक पूरी सूची है जो भारत ने लगातार जस्टिन ट्रूडो सरकार को दी है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है खालिस्तानी आतंकवादी और आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ। गौरव, एक आखिरी सवाल, कनाडा जस्टिन ट्रूडो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी मजबूरी क्या है जो वो इन भारत विरोधी तत्वों के सामने कुछ लचीले नजर आते हैं? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा है कि ये वोट बैंक की राजनीति है। जस्टिन ट्रूडो को सत्ता में रहने के लिए जगमीत सिंह और उनकी पार्टी का समर्थन चाहिए और वो खालिस्तान समर्थक माने जाते हैं। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे तो साफ तौर पर कहा था कि इस तरह के लोगों के खिलाफ जो खालिस्तानी है या जो लोग शांति के विरुद्ध हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन आप इतिहास देखिए, जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो जब प्रधानमंत्री थे कनाडा के, तो इंदिरा गांधी ने 1982 में उनसे निवेदन किया था कि खालिस्तानी लोगों के खिलाफ, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं या आतंकवाद का समर्थन करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तब से कार्रवाई नहीं हुई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। अब उसकी झांकी निकाली जाती है कनाडा में, और कनाडा की सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती। यही नहीं, भारत ने एक सूची कनाडा को सौंपी है। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे पंजाब के, तो उन्होंने एक सूची सौंपी थी, उस सूची पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें कौन कौन लोग हैं? मिसाल के तौर पर लखबीर सिंह संधू, एनआईए ने 15 लाख का इनाम घोषित किया है, कनाडा में है, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। अर्शदीप सिंह गिल एलियस अर्श दल्ला, नहीं कर रही कनाडा की सरकार कार्रवाई। सुखविंदरजीत सिंह एलियस गोल्डी ब्रार, एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन कनाडा की सरकार वोट बैंक की राजनीति की वजह से आरोप ये लग रहा है उन पर, कोई कार्रवाई खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ नहीं कर रही है। ये थे गौरव सावंत। और अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट आज के अखबार की तरफ और जानते हैं कि आज के देश विदेश के अखबारों की सुर्खियां क्या कहती हैं। हमारे साथ हैं सूरज। गुड मॉर्निंग सूरज। चलिए देश के अखबारों से शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग जमशेद, आज खबरों की शुरुआत उस खबर से करते हैं जिस खबर को ज्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर जगह नहीं दी गई है। सिर्फ एक अखबार मुझे मिला है, द स्टेट्समैन, जिसके पहले पन्ने पर वो खबर है मध्य प्रदेश के सिद्धि से, जहां पर पेशाब कांड हुआ और पेशाब कांड के जो पीड़ित हैं, दशमत रावत उनका नाम, उनके चरण धो रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था उस पूरे वाक्य को देखकर, घटना को देखकर, वीडियो को देखकर। अब इस तस्वीर को लोग 2 तरह से देख रहे हैं। नंबर 1, शिवराज सिंह चौहान ने न्याय कर दिया, जो आरोपी था वो गिरफ्तार हो गया, जो पीड़ित था उनके चरण धोकर प्रायश्चित है वो शिवराज सिंह चौहान ने किया है कि मेरे सरकार के अंदर ऐसी घटना आपके साथ हो गई, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। दूसरा पक्ष क्या कहता है? दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि जो पीड़ित शख्स है वो आदिवासी है और आदिवासी का 22 से 23% हिस्सा मध्य प्रदेश में है, जो कि वोट में तब्दील भी होता है। तो वो ना बिगड़े, इस कारण शिवराज सिंह चौहान ने ये कदम उठाया है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। अब आपका पक्ष क्या है ये हम आप पे छोड़ते हैं। अब इस पक्ष के बाद चलते हैं एनसीपी के पक्ष पर। शरद पवार, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का दावा कभी अजीत पवार किया करते थे, उन शरद पवार का बयान आया है कि भाई 82 के हों या 92 के, हम अभी भी इफेक्टिव हैं और हम ही एनसीपी चीफ हैं। अब अजीत पवार इस बयान के बाद छूटते ही बोलते हैं, ऐसे कैसे भैया, आपके पास तो कोई पावर ही नहीं है कि आप कोई मीटिंग बुला सको, बिल्कुल इलीगल है। क्योंकि कल शरद पवार ने मीटिंग बुलाई थी, इसलिए अजीत पवार का ये बयान आया है। एक तस्वीर भी है द एशियन एज में, जहां पे वो राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए शरद पवार दिखाई पड़ते हैं। अब एनसीपी की तो ये लड़ाई चल रही है,
लेकिन लग रहा है कि राजस्थान में लड़ाई अब थम गई है। कल राजस्थान में मुलाकातें हुई, सचिन पायलट थे, केसी वेणुगोपाल थे, राहुल गांधी थे मीटिंग में, और ये बात हुई कि कैसे आने वाले चुनाव को, राजस्थान चुनाव को लड़ा जाएगा। जब मीटिंग से बाहर आए सचिन पायलट बहुत खुश दिखाई दिए। एक तस्वीर भी है जहां वो खिलखिला के पत्रकारों से बात कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि यूनाइटेड कांग्रेस फाइट करेगी राजस्थान इलेक्शन। आई एम फोकसिंग ऑन द टर्म यूनाइटेड। यूनाइटेड कांग्रेस की बात सचिन पायलट अब कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? अब आइए आप दैनिक भास्कर डिजिटल पे, इसमें एक केसी वेणुगोपाल जो कि राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी हैं, उनका एक बयान आता है। वो कहते हैं कि कांग्रेस कभी भी सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करती है। हम संगठन में विश्वास रखते हैं, हम एकजुटता में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम सब मिलकर राजस्थान चुनाव लड़ेंगे। ये जो बात इन्होंने कही है, इसका क्या तात्पर्य है? क्या कांग्रेस राजस्थान में अशोक गहलोत को फेस बनाए बिना चुनाव में उतरने वाली है? क्या यही एक हंसी का कारण है जो सचिन पायलट के मुख पे हमें दिख रहा है? उम्मीदवारों के नाम हालांकि जल्द कांग्रेस घोषित करेगी, कह रही है कि सितंबर के पहले सप्ताह में टिकट घोषित कर देंगे, और बयानबाजी अगर हुई तो फिर कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे ज्यादा बयानबाजी कहाँ होती है? याद करें जमशेद, संसद में। नया अब तो पार्लियामेंट भी खुल गया है। मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है 20 जुलाई से। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है 19 जुलाई को। हमको लग रहा है इस बार यूसीसी पे बहुत बवाल होने वाला है मॉनसून सेशन में। सूरज, हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है छत्तीसगढ़ से। दरअसल एक खुशखबरी है राज्य कर्मचारियों के लिए कि उनके महंगाई भत्ते में यानी डीए में 5% की बढ़त की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। ये फैसला गुरुवार को एक कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता वो खुद कर रहे थे। तो सूरज, वैसे तो ये खुशखबरी है ही शासकीय कर्मचारियों के लिए, लेकिन बता दें कि इससे राज्य सरकार को हर साल 1000 करोड़ का फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा। तो वो कैसे पूरा किया जाएगा, ये देखना होगा। जी जमशेद, और पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में जल्द बदलाव हो सकता है, ऐसा दैनिक भास्कर डिजिटल में मैं खबर देख रहा हूँ। सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद को मंत्री बनाया जा सकता है और उन्हीं नेताओं को मौका दिया जाएगा जिनकी जनता पर पकड़ है और खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं है। ये भारत का बयान है कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में हो रही घटनाओं पर भारत ने आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राजनयिकों मिशन की सुरक्षा प्राथमिकता है। 4 देश में राजनयिकों और मिशन के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले पोस्टर्स सामने आए थे। 8 जुलाई को कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया और इसी से भारत एक्शन में आ गया है और ट्रूडो का भी वहां से एक एक्शन आया है कि हम इसको संज्ञान में ले रहे हैं। एक खबर है, खुश हो जाइए अगर आप सिनेमा में जाकर पॉपकॉर्न खाने के आदी हैं या पॉपकॉर्न खाना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीना चाहते हैं, नाचोस खाना चाहते हैं, तो सिनेमा हॉल में खान पान पर जीएसटी कम करने की सरकार तैयारी कर रही है। और जो कैंसर की जो इंपोर्ट वाली दवाएं हैं उस पर भी जो छूट है टैक्स की वो संभव है। तो कुछ चुनिंदा चीजें हैं जिस पर सरकार टैक्स कम कर सकती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया पे वही स्टोरी लीड है जो हम लोगों ने कल जिस पर बात की थी कि शिंदे गुट में अब हलचल है, हड़कंप है कि क्या होगा। उन्होंने कह तो दिया है कि ऑल इज वेल, लेकिन क्या ऑल इज वेल है या बस खुद को सांत्वना देने की कोशिश है? सूरज, दैनिक भास्कर में कांग्रेस की कल हुई अहम बैठक की खबर है। बताया गया है कि करीब 4 घंटे तक चली बैठक में सभी नेताओं ने राजस्थान से जुड़े मामले पर फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है। कहा गया कि जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। सचिन पायलट का रोल तय करने पर भी हाईकमान ही फैसला करेगा और साथ ही राजस्थान में कांग्रेस सीएम फेस घोषित नहीं करके सामूहिक लीडरशिप में चुनाव लड़ेगी। और ये भी बताया गया कि सितंबर के पहले हफ्ते में ही टिकटों की घोषणा भी हो जाएगी। जमशेद, अब विदेशी खबरों पे आते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी कह रही है कि अमेरिका आज जो केमिकल हथियारों का जखीरा है वो खत्म कर देगा। बजट से 1900% ज्यादा 3 लाख करोड़ खर्च किए हैं इस पर। डॉन वेबसाइट की खबर है कि पाकिस्तानी सेना 5 महीनों तक सैन्य अभ्यास नहीं करेगी। आर्मी के पास रिजर्व फ्यूल की कमी हो गई है। 1 किलोमीटर में 2 लीटर तेल का इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के जो T-80 टैंक है। तो ज्यादा फ्यूल अब खर्च ना हो, इसलिए इस तरह के फैसले लिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सूरज कुमार। और अब चलते हैं इतिहास की गली में और आपको बताते हैं कि 7 जुलाई को इतिहास कैसे याद करता है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज होता है क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे। 7 जुलाई 1981 को रांची में उनकी पैदाइश हुई थी। पीछे लौटें तो 1656 में यही तारीख यानी कि 7 जुलाई थी
जब सिखों के 8वें गुरु हरकिशन सिंह का जन्म हुआ था। और आज ही की तारीख थी जब साल 1948 में आजाद भारत की पहली मल्टीपर्पज परियोजना लागू हुई थी, जिसमें शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा और तमाम मामले शामिल थे। तो इसी के साथ वक्त हो गया है इस आज का दिन पॉडकास्ट को यहीं खत्म करने का। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। शो प्रोड्यूसर हैं शुभम तिवारी, साउंड मिक्सिंग है नितिन रावत की। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।